नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कुपोषण का कलंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। दुनिया में कोरोना काल के दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। यूएन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद लोगों का भूख से संघर्ष तेजी से बढ़ा है। 2021 में दुनिया के 76 करोड़ 8 लाख लोग कुपोषण का शिकार पाए गए। इनमें 22 करोड़ 4 लाख यानी 29% भारतीय थे। ये दुनिया भर में कुल कुपोषितों की संख्या के एक चौथाई से भी अधिक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। दूध, दाल, चावल, मछली, सब्जी और गेहूं उत्पादन में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। फिर भी देश की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा उत्पादन इतना अच्छा है तो हमारे देश के लोगों को ही भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा है? और सरकारें जिस तरह से कुपोषण को मिटाने के लिए कार्यक्रम चलाती हैं तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या वाकई हमारा प्रशासन तंत्र सही से काम नहीं कर पा रहा है? अगर सब सही है तो फिर और क्या वजह है कि हमारे देश में कुपोषितों की संख्या लगातार बढ़ रही है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश कुपोषण का कलंक में। तो आपको बता दें कि 2019 में दुनिया में 61.8 करोड़ लोगों का भूख से सामना हुआ था। वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 76.8 करोड़ हो गई। यानी सिर्फ 2 साल में 15 करोड़ लोग बढ़ गए जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2006 में 24 करोड़ आबादी कुपोषित थी। इन्हें या तो एक वक्त का खाना नहीं मिल पाया था या इनके भोजन में पौष्टिक तत्व 50% से कम थे। दुनिया में भूखमरी तो पिछले 15 साल से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार पिछले 2 साल में तेज हुई है। दूसरी ओर भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। भारत में 15 साल पहले 21.6% आबादी कुपोषण का शिकार थी। अब 16.3% आबादी को भरपेट पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। और इस खास चर्चा पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं केसी जैन, जो कि बीजेपी नेता है। केसी जैन साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी हांडा जी हैं, राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अश्विनी हांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रश्मि वर्मा जी हैं, जनरल फिजिशियन। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उमा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले मैं अश्विनी हांडा जी आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती है कि हम कुपोषण को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तकरीबन 22 करोड़ लोग भारत में अभी भी कुपोषित के शिकार है, कुपोषण के शिकार हैं। क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर? भागीरथ जी, मैं आपसे एक पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जी, तो कृपया करके आप साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही मुझे लोगों से अवगत कराया करें। ठीक है। चलिए, तो माफी चाहूँ। हम आपको ये कि अगर अवगत कराएंगे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है ना आप, लेकिन जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे। ठीक। देखिए, हम्म। भारत सरकार ने 2017 में बहुत जोर शोर से जो है वो कुपोषण के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। हम्म। लेकिन आज वस्तुस्थिति ये है कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं भारत के अंदर। हम्म। उसका कारण एक ही है कि भारत सरकार जब ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, हम्म। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो गरीबी सतह से कितनी नीचे चलती जा रही है। हम्म। जब भारत सरकार ये दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि राशन में क्या मिलता है। राशन हम्म। में दाल, चावल और गेहूं मिलता है। उसके अलावा जो है वो कोई चीज नहीं दी जाती। और न्यूट्रिशन जो है वो एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये कुपोषण जो है वो बढ़ता जा रहा है हम्म। देश के अंदर। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नीतियां लाई,
बड़े दुख की बात है कि ये तो स्लोगन के साथ ही सारा काम करते हैं। इन्होंने टीबी मुक्त भारत की बात की थी 2022 में। 2022 जो है वो तकरीबन पहुंच गया है। इन्होंने भारत मुक्त का नारा दिया था कि टीबी हारेगा भारत जीतेगा। जी। और आज न्यूट्रिशन की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से फंड इकट्ठा कर रही है, चैरिटी के लिए बोल रही है। भारत सरकार के पास लोगों को न्यूट्रिशन देने के लिए पैसा नहीं है। जो भारत सरकार ये दावा करती थी कि 2022 में हम कुपोषण मुक्त भारत कर देंगे, उसकी स्थिति यह है कि आज भारत सरकार को उनके डिपार्टमेंट को ये बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि आप लोगों से, एनजीओ से पैसा जो है वो कलेक्ट करें और न्यूट्रिशन के लिए जो है वो प्रावधान करें। तो दुख की बात यह है कि भारत सरकार जो है वो स्लोगन तो देती है, लेकिन भारत सरकार उन चीजों पे अमल नहीं ला पाई है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई है, ना भारत उसके लिए कोई प्लानिंग कर पाई है। लेकिन अश्विनी आंडा जी, लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 15 साल पहले जो स्थिति थी, 21.6% आबादी कुपोषण का शिकार थी। 15 साल पहले की बात करें तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और अब 16.3% आबादी है जो कुपोषण का शिकार है। तो कहने की स्थिति बेटर तो हुई है, और मैं फिर वही कह रहा हूं, क्योंकि 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो यहां पर एक बेहतर स्थिति देखने को जरूर मिली है। देखिए, दुनिया में पहला देश जो है वो भारत बना था जब भारत से पोलियो को जो है पूरी तरह से पोलियो मुक्त कर दिया गया था। तो आप इसका श्रेय पुरानी सरकारों को देंगे। सरकारें जो है, हम सरकार को कटघरे में नहीं ठहरा रहे हैं, हम सरकार की नीतियों को कटघरे में ठहरा रहे हैं। चलिए, लेकिन मैंने आपको थोड़ी कंपैरिजन भी बताया कि 15 साल पहले अभी की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी सुधार होना बहुत जरूरी है। जी, मैं आता हूं अश्विनी आंडा जी, मैं आता हूं, बाकी गेस्ट उनको भी शामिल कर लेता हूं। केसी जैन साहब, स्थिति ठीक हुई है भारत की, लेकिन अभी भी 22 करोड़ लोग अभी भी कुपोषण का शिकार हैं भारत में। आखिर ये चीजें कब, इतने सारी योजनाएं चलाई जा रही सरकार की तरफ से मध्याह्न भोजन को लेकर, और हम तमाम तरह के जो खाद्य चीजें उसका हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाहे गेहूं का है, मछली का है, या तमाम तरह की चीजों का है, लेकिन हमारे देश में ही 22 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है। क्या पहले हम अपने देश के लोगों को इस कुपोषण से बाहर निकालें, उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट करने की सोचें? क्या ऐसे कुछ रणनीति उसके ऊपर काम नहीं कर सकते क्या? कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। केसी जैन साहब, आवाज आ रही है आपको? मिल रही है जी। केसी जैन साहब, जिस तरह से अभी यूएन की तरफ से रिपोर्ट आई है कि 22 करोड़ लोग अभी भी भारत में कुपोषण का शिकार है, क्या कहेंगे आप? सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर अब अभी उसका असर उतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। 22 करोड़ एक बहुत बड़ा संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। जी, आपका कहना सही है, लेकिन बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। आप देखिए, जब बीच में कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में जो आंगनबाड़ी योजना थी, आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से जो महिलाएं थीं, खास करके गर्भवती महिलाएं जो थीं और जिनके पास शिशु था, छोटे बच्चे थे जिनके पास में, उनके लिए सरकार ने खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पे कर रखी थी। लेकिन चूंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाना, इस तरह कोरोना काल में जब दिक्कत आई, तो सरकार ने सीधे जो रजिस्टर्ड थी, जितनी भी महिलाएं रजिस्टर्ड है, जो पहले से रजिस्टर्ड है आंगनबाड़ी केंद्र, उनके खाते में 1500 रुपए महीने अतिरिक्त भेजना शुरू किया, जिससे कि वो अपने बच्चों का पोषण कर सके, अपना पोषण कर सकें। और जो खाद्यान्न सरकार दे रही है, जो अभी अब कांग्रेस साथी ने कहा कि आप निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं, तब भी ये स्थिति है, तो बड़ों के लिए जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न तो देखिए हमें जरूरत है, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन के साथ साथ जो पौष्टिक चीजें हैं उसमें चाहे आयरन की गोलियां हैं, चाहे दूध है, चाहे ब्रेड है, चाहे उसमें फल है, आहार है, सब्जियां, जो व्यवस्थाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पे महिलाओं के लिए और 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के शिशुओं के लिए जो की गई थी, जिससे कि केसी जैन साहब, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। केसी जैन साहब, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार मध्याह्न भोजन को लेकर एक अभियान चला रही है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है बहुत सारी जगह दाल है, दाल में दाल का अता पता नहीं, सिर्फ पानी पानी दिखाई देती है, चावल भी उस तरह से रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीजें तो हैं, लेकिन जब उसको बच्चे खा रहे हैं तो वो उस तरह से पोषण नहीं मिल रहा है। तो सरकार मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो सरकार योजनाएं चला रही हैं
उसका लगातार मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए कि अगर दिया जा रहा है बच्चों को, अगर खाने की चीजें दी जा रही हैं, पौष्टिक चीजें दी जा रही हैं, तो वाकई वो मिल रही कि नहीं मिल रही, या बीच में भ्रष्टाचार के कारण वो जो दाल थी, जो एक दाल एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसमें पानी मिला के 10 लोगों को दी जा रही है। तो फिर ये तो असर जो आंकड़ा आ रहा है 22 करोड़ का, ये तो आगे भी और बढ़ता रह सकता है फिर। जी जी, देखिए आपका सवाल गलत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं से भी एक भी तस्वीर आती है तो इस पे सवाल उठेगा। लेकिन जब जब इस तरीके की तस्वीरें आई, जब जब इस तरीके की शिकायतें आई, सरकार सख्त हुई। और बात ये सिर्फ देखिए, सिर्फ योजना ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की योजना है, मध्याह्न भोजन की योजना जो है पूरे देश की योजना है। और हर एक स्टेट से, हर एक प्रदेश से इस तरीके की तस्वीरें आई, उससे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर 2, 4, 5 जगहों से तस्वीर आ जाए पूरे प्रदेश से, और प्रदेश की आबादी 20 करोड़ 22 करोड़ है, तो ऐसे में अगर 2, 4, 5 जगहों से अगर कहीं से दिक्कतें हैं, तो वहां पर जो जिले के अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो चाहे एसडीएम लेवल के अधिकारी हो, वो लगातार वहां पे छापेमारी करके। संक्षेप में मुझे बताइएगा केसी जैन साहब, आखिर फिर ये आंकड़ा 22 करोड़ का आंकड़ा आखिर फिर आ कहां से रहा है? क्यों हमारे देश में 22 करोड़ लोग अभी भी कुपोषण का शिकार है? संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए ये समस्या है, और इस समस्या के निराकरण के लिए ही हमने आपसे बताया कि 6,000 रुपए महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं वो कुपोषण की शिकार ना हो, उनके लिए सरकार ने योजना चला रहा है। आप फिर से तमाम तरह की जो योजना आप उसको गिना रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास वापस। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं उमा चतुर्वेदी जी। उमा जी, आप क्या देखती है जमीनी इस तरह पर, जिस तरह से सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं और कुपोषण को देश से भगाने का, मिटाने का एक प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी भी जो यूएन की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 22 करोड़ भारत में लोग हैं। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 22 करोड़ तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन भी 22 करोड़ नहीं है, लेकिन भारत में 22 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। देखिएगा, अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्थिति है, मध्य प्रदेश में 65,02,723 बच्चे हैं जिनका एज है 0 to 5 ईयर, जिनके लिए WCD काम करता है। खास करके कुपोषण का जो हम बात करते हैं, शुरुआत यहाँ महिला बाल विकास के अंदर जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों से शुरुआत होती है कुपोषण की, और जो आगे तक जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है इस समय 10,32,166 बच्चे प्रेजेंट में कुपोषित हैं, जिसमें से जो गंभीर कुपोषित होते हैं, जिनको हम सीवियर मालनरिश्ड कहते हैं, उनका संख्या है 6,30,090 बच्चे इस समय। ये सरकार का आंकड़ा है, और सरकार अपने आंकड़े को कितना ट्रांसपेरेंसी से करती है ये तो हम और आप अच्छे से ही जानते हैं कि अगर 6 लाख सरकार बता रही है तो ये डबल बच्चे हैं, मतलब 12 लाख बच्चे होंगे सीवियर मालनरिश्ड जो हैं ये। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की नहीं, ये हमारे कई राज्यों में इस तरीके का कुपोषण का स्तर है। आप असम में, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, यूपी सभी जगह देख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी जो हंगर का स्टेटस आया है, जो मैंने भी देखा है कि 101 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, जहां बहुत सारा पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं, हम पाकिस्तान से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भुखमरी की बात आती है तो इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या इस पे हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं वो इस पे क्यों हल्ला नहीं करते कि भाई पाकिस्तान तो इतना छोटा सा राज्य है, उसके जरा से कुछ पे भी हम लोग बहुत सारा खुश होते हैं। तो जब हमारे देश में इतना सारा कुपोषण है और पाकिस्तान में ये कुपोषण नहीं है, तो इस बात पे खुल करके हमारे यहाँ चर्चा क्यों नहीं होती है? अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, 2006 का जो राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसके रिपोर्ट में 2006 की रिपोर्ट में जो बताया गया है 50% बच्चे हैं जो कुपोषण के कारण ठिगले रह गए हैं। वही 2006 से 10 साल का अंतराल, जब मैं 2016 का ये फैमिली सर्वे देखती हूँ, राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे का देखती हूँ, तो यहाँ पे जो बच्चे 50% थे वो यहाँ पे 42% बच्चे जो आपका क्या कहते हैं ठिगले हैं वो हैं। यानी कि अगर 10 साल के अंदर 50 से हम 42 पर आए हैं, तो सिर्फ 10 साल में हम 8% को ही कवर कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये कहता है कि हमको 50 साल का समय और लगेगा कुपोषण को खत्म करने में। अगर इतना कछुए की चाल से अगर हमारे देश की सरकारें काम करेंगी
तो फिर देश का विकास कैसे होगा? जी। तो देश का विकास क्या सरकार के नजर में बिल्कुल, तो जिस जो पर- स्पीड है कुपोषण को खत्म करने की, उमा चतुर्वेदी जी, उसको बढ़ाना होगा सरकार को। ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस सब की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम भी जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें कि भारत से कुपोषण को भगाने के लिए। जी, उमा जी, जिस मैं तरीके बिल्कुल। से हमारे देश में विधायकों को खरीदा जाता है, जो चलिए, पैसा कुपोषण उमा जी, ये दूसरा मैटर है, उसमें हम जाएंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इसी पर हम फोकस रखते हैं। रश्मि जी, डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, जिस तरह से कुपोषण की बात अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर जो व्यक्ति है या बच्चे हैं, हम किनको बोले कि कुपोषित हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खाने को तो जरूर मिल रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन चीजें वो नहीं खा रहे हैं, और उनके अंदर जो शरीर में चीजें जानी चाहिए, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आजकल जिस तरह से जंक फूड है, बच्चे लोग हैं या बड़े लोग हैं जंक फूड खाते हैं, लेकिन उसकी वजह से तमाम तरह की उनको परेशानी होती है, और जो न्यूट्रिशन शरीर में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो कुपोषण को लेकर हम कैसे, इसको हम एक पैमाना है उसको हम आकलन करें कि ये कुपोषित है और ये कुपोषित नहीं है, कैसे उसको आकलन कर सकते हैं? अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इसको जानना चाहे, समझना चाहे, तो आसान शब्दों में आप समझाएगा प्लीज। भागीरथ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये जो आपने अभी शेयर की हम्म। कि ऐसा जरूरी नहीं है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है सिर्फ वो कुपोषित हो सकता है। हम्म। कुपोषित आज के डेट में देखा जाए तो जो वेल डेवलप्ड फैमिलीज, जो अच्छी फैमिली के बच्चे, वो भी कुपोषित हैं। तो पहली बात ये जानना जरूरी है कुपोषण है क्या। ये एक ऐसी चिकित्सक स्थिति है जिसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो बहुत कम रहती है। हम जब भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम वेल बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो वेल बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? मतलब उसमें जो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फैट होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ होना चाहिए। आज की दौर में जहाँ हर जगह पश्चिमीकरण का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, जंक फूड बच्चों की पहली प्रायोरिटी है। मैं सिर्फ बच्चों को दोष नहीं दूंगी, माँ बाप भी अपने काम को आसान करने के लिए, मैं देखती हूँ कई बार घर में रोटी ना बनाना पड़े इसलिए बाहर से खरीद के चिप्स दे देंगे, बाहर से खरीद के बिस्किट दे देंगे, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और आर्टिफिशियल फैट, ट्रांस फैट, जो कि इतने नुकसानदायक है बच्चों के लिए, वो देते हैं। तो अकेले हम किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। ये ऐसी कंडीशन है जब हमें संतुलित आहार हमारे शरीर को लंबे समय तक नहीं मिल पाता। तो हम संतुलित आहार से कहने का मतलब है कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ मिलना चाहिए। कुपोषण की जो स्थिति है वो एक बच्चे से लेकर एक गर्भावस्था में रहने वाली महिला किसी को भी हो सकती है। हम आमतौर पे जो कुपोषण देखते हैं उसमें अनीमिया मतलब खून की कमी, झींगा रोग यानी हाइपोथायराइडिज्म, ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमनली देखने वाली चीजें हैं। बच्चों में सूखा रोग, आपने सुना होगा क्वाशियोरकर और मरासमस, जब प्रोटीन की अच्छी मात्रा में बच्चों को डाइट नहीं मिलती है तो इस तरीके की बीमारियां डेवलप करती हैं, और ये कुपोषण से संबंधित बीमारियां हैं। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये बच्चा या यह व्यक्ति विशेष इसे कुपोषण है कि नहीं। तो शरीर की डेवलपमेंट एज के हिसाब से ना होना, मतलब शरीर की वृद्धि ना होना, ये पहला पैमाना है। दूसरी चीज है मांसपेशियां, मतलब मसल बल्क जो बॉडी पे होना चाहिए एज के अनुसार ना दिखना, शरीर पे झुर्रियां दिखना, सफेदपन दिखाई देना, जो कि अनीमिया का एक बहुत ही क्लिनिकल आसानी से आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। बच्चे की एफिशिएंसी ना होना, मतलब छोटे छोटे काम करने में भी बच्चा थक जा रहा है या बड़ा व्यक्ति भी थक जा रहा है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। यदि ये देखने के लिए मिल रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कहीं हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेंबर कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो सही बात आपने कही कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है सिर्फ वही कुपोषित है। लोगों के पास पैसा है, वो खा भी रहे हैं, लेकिन अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो वो भी कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से पहचाने, हमारी उम्र के हिसाब से अगर चीज़ें हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही है तो ये समझने की बहुत आसान तरीका है कि कहीं ना कहीं हम कुपोषण के शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि वर्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। अश्विनी हांडा जी,
जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो उस वक्त किस तरह की योजनाएं, किस तरह के काम किए जा रहे थे कुपोषण को भारत से भगाने के लिए, कुपोषण को भारत से हटाने के लिए? और अब आप क्या कमी देख रहे हैं बीजेपी की सरकार में? क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा काम होता है कि सरकार को आईना दिखाना, क्योंकि सरकार को अगर उसकी गलतियां या उसकी कमजोरी बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए अच्छा होता है। तो आप क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार उस वक्त कर रही थी और अब बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है? देखिए, ये 40 वर्षों से जो है वो पिछले 40 वर्षों से जो मिड डे मील का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था ऐसे कुपोषण से बचने के लिए। और जब हम आजादी हमें जब मिली तो आपको पता होगा कि पूरा देश जो है वो भुखमरी से बेहाल था। तो तब तो कुपोषण की तो बात अलग है, आम आदमी को भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। आज हम विकसित देशों में शामिल हो चुके हैं। अगर हम सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि जो शारीरिक विकास की चुनौती का जो पैमाना है वो उसका ताल्लुक से दिखता है कि समस्या 18 से 23 महीनों के बच्चों के बीच में जो है वो ज्यादा देखी जा सकती है। जी। सही समय पर शुरू हुआ सही समय पर शुरू हुआ स्तनपान, उम्र के मुताबिक पूर्व भोजन, टीकाकरण और विटामिन ए और सप्लीमेंट घोषणा के लिहाज से अश्विनी आंटी जी, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप सरकार को बताएं, आप या आप बताएं कि क्या नहीं कर रही है सरकार। मैं चाहूंगा संक्षेप में आप बताएं क्योंकि समय कम है, फिर मैं एक एक सवाल और बाकी गैस से भी लेना चाहूंगा। संक्षेप में बताइए 20 सेकंड में। अगर हम आज सर्वे का आंकलन करें तो 157 देशों में मानव पूंजी के सूचकांक में भारत का नंबर 115वां है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे लंबे समय से जरूरी निवेश न होने के चलते आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रही। विश्व बैंक के मुताबिक बचपन की शारीरिक कमजोर को ठीक। अश्विनी आंटी जी, तो इन सारी चीजों को लेकर आप सरकार आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसी जैन साहब, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कहा है कि सरकार अपनी अपनी तरफ से योजनाएं चला रही है। हालांकि पिछले 15 सालों में 5% भारत में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो गिरा हुआ है, लेकिन अब सरकार कितनी तेजी से इस पर काम कर रही है कि एक उम्मीद करे कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत के अंदर से कुपोषण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। आप देखिए, अगर कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे कि पोलियो की शुरुआत हमने की, पोलियो आज खत्म हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको कितना समय लगा, कितना वक्त लगा खत्म होने में, हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि एक बात जो आई नहीं, लेकिन किसी दिन साहब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अगर पोलियो को लेकर बहुत लंबा समय लगा तो कुपोषण में भी हम आराम से करें। हम कितना फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब गांव में सड़कें हो गई हैं, अब टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर हो गई है। तो अब जो समय पहले लगता था, पहले तो वैक्सीन बनाने में भी 10-10, 15-15, 20-20, 25 साल लग जाते थे। भारत ने करके दिखाया है, 2 साल के अंदर में भारत के साइंटिस्टों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि पहले 25 साल में बनी थी वैक्सीन, अभी 25 साल में बनेगी। तो अब सरकार को तेजी से काम करना होगा। मेरा आप जवाब ले लीजिए, मेरी बात पूरी रहेगी। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो कि जो भी योजनाएं लागू होती हैं इसमें एक्सेलरेशन दिखाई देता है, यानी कि स्पीड धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ती है उसकी। तो जो 5% गिरावट आई है कुपोषण में, ये अगले 5 सालों में आपको दिखाई देगा कि ये 5 साल। चलिए ठीक है, 5 सालों में दिखाई देगा। एक लास्ट कमेंट उमा जी से भी ले लेता हूँ। उमा जी, जमीनी स्तर पर सरकार को क्या करना चाहिए, संक्षेप में बताइए। आप स्कीम है वो स्कीम बेहतर है, ऐसा नहीं है कि जो सरकार की वर्तमान में स्कीम चल रही है वो खराब है। बशर्ते उनको सही से क्रियान्वयन करने की वो जरूरत है। आप जो आंगनबाड़ी पे पोषण आहार भेजते हैं सरकार के द्वारा, आप कभी ग्रास रूट पर जाकर के देखिएगा जो पोषण। बिल्कुल, तो आपने कहा स्कीम सही है, लेकिन इसको सही से क्रियान्वयन करना चाहिए। रश्मि वर्मा जी, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो अभी मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को खाना दिया जा रहा है, उसमें क्या और सरकार एड ऑन कर सकती है? अगर सरकार ने जो मेन्यू बनाया हुआ है मध्याह्न भोजन का, अगर उस मेन्यू के अकॉर्डिंग ही सरकार अगर मध्याह्न भोजन का वितरण करती है तो कहीं कोई समस्या नहीं है जी। समस्या ये है कि मेन्यू में। उमा जी बिल्कुल, मैं रश्मि जी से पूछ लेता हूँ। रश्मि जी, क्या एड ऑन करना चाहिए सरकार को मध्याह्न भोजन में कि ताकि बच्चों का जो कुपोषण का जो स्तर है वो ठीक हो और अच्छे बच्चे तंदुरुस्त हो? संक्षेप में बताइएगा। रश्मि जी,
चलिए, लगता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमारी इस खास चर्चा में आप शामिल हुए। केसी जैन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अश्विनी हांडा जी, आपके बहुत-बहुत शुक्रिया। उमा चतुर्वेदी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, आपके बहुत-बहुत शुक्रिया। तो योजनाएँ तो हैं सरकार की तरफ से, लगातार उसका संचालन किया जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार की तरफ से जो मेन्यू डिसाइड किया गया है, खासकर मध्याह्न भोजन में, कि बच्चों को देने के लिए, उसमें उसकी क्वालिटी बनी रहे और डॉक्टरों के साथ बैठकर ये भी ध्यान दिया जाए कि राज्य के हिसाब से वहां पर जो अच्छी चीजें हैं जो बच्चों के अंदर कुपोषण के स्तर को कम कर सकती है, उनको और स्वास्थ्यवर्धक बना सकती है, इस पर भी ध्यान रखा जाए कि हम योजनाएं तो निकालें लेकिन उसका मॉनिटर भी करें और जो जो चीजें सरकार कर सकती है जल्द से जल्द इस पर अमल लेकर आए, क्योंकि कुपोषण का कलंक भारत में जो अभी भी है, 22 करोड़ जो रिपोर्ट आई है, 22 करोड़ लोग अभी भी कुपोषित है। और खासकर ये भी ध्यान रखना चाहिए हम समाज को भी और खासकर फैमिली को भी कि जंक फूड को लेकर आज जिस तरह से बच्चे आज आकर्षित होते हैं, माँ बाप भी ध्यान रखें कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, उनको स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक वर्धक खाना खिलाएं ताकि कुपोषण उनके अंदर भी ना आए। जिनके पास पैसे हैं, जो खाना खरीद सकते हैं, और जो गरीब है, जिनके पास थोड़ी सी खाने की समस्या है, सरकार उनकी मदद जरूर करे ताकि भारत के ऊपर जो कुपोषण का कलंक है वो जल्द से जल्द मिट सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।